चलो भाई, तो शंकु तक तो हमने कर लिया था ना कल। इसमें कोई डाउट? फॉर्मूले वगैरह सब याद है सबके? ठीक है ना। फॉर्मूला यानी कि शंकु का आयतन क्या बताया था, बताओ जरा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वक्र पृष्ठ क्या था? सी एस से पाई आर एल, और टी एस से पाई आर एल प्लस एच। ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले याद हो गए तुम्हारे। ठीक है ना। चलो फिर शंकु के बाद चलते हैं हम गोला पे। गोला यानी कि स्पेयर, क्या आता है? स्पेयर। स्पेयर यानी कि गोला। देखिएगा, गोला के बारे में क्या लिखा हुआ है कि यह एक ऐसी ठोस अथवा खोखली आकृति होती है। कि भाई गोला ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। क्या यह एक ऐसी ठोस अथवा खोखली आकृति है जिसकी सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु यानी कि केंद्र से समान दूरी पर होता है। यानी कि कोई भी बिंदु उठा लो, किसी मतलब पूरी सतह पर कोई भी बिंदु, वो केंद्र से क्या होगा? हमेशा समान दूरी पर होता है। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है। इसका निर्माण एक वृत्त को उसके व्यास के इर्द गिर्द घुमाने पर होता है। तो इसका निर्माण कैसा होगा? एक वृत्त को उसके व्यास के इर्द गिर्द घुमाने पर होता है। ठीक है ना। तो दिए गए चित्र में आर गोले का अर्धव्यास है। तो जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा कि ये आर क्या है? गोले का अर्धव्यास हो गया। ये भी आर त्रिज्या होगी यानी कि अर्धव्यास हो गया। और आर गोले की ऊंचाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि गोले की जो त्रिज्या होती है वही गोले की ऊंचाई होती है ना। क्या लगी? आर गोले की ऊंचाई भी है और आर गोले का अर्धव्यास भी है। तो यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या और हाइट दोनों क्या है? सेम है। ये दोनों क्या है? यहाँ पे आर ही होती है। रेडियस और हाइट दोनों क्या होती है? गोले के लिए समान होती है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी कि आयतन, गोले का आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। याद हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं बात करूं गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की यानी कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही? इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर याद रखोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। और अगर मैं इसके टीएसए की, टोटल सरफेस की बात करूं तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और टीएसए दोनों सेम होते हैं। टीएसए भी और सीएस से भी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? भाई गोले में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले में जो टीएस से टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होंगे? दोनों समान होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो गोले का क्षेत्रफल की अगर बात करोगे तो सीधा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। गोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। वही तो इसका कर्व सरफेस एरिया है, वही इसका टोटल सरफेस एरिया है। तो दो ही फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना। गोला समझ में आ गया तुम्हारे? नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब है गोले को बीच में से काट दिया। अर्धगोला यानी कि गोले को बीच में से काट दिया। इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं? हेमीस्फीयर। हेमी स्फीयर यानी कि अर्धगोला। तो अर्धगोला के बारे में लिखा हुआ है कि एक संपूर्ण गोले को बीच से काट देने के बाद बनी आकृति अर्धगोला कहलाती है। ठीक है ना। तो बिल्कुल बीचों बीच से हम काटते हैं तो इस तरीके से दिखाई देगा ये। ठीक है ना। एक कटोरा की आकृति का, कटोरा बोले ना, तो कटोरे की आकृति का दिखाई देगा ये अर्धगोला। कोई दिक्कत तो नहीं? जिसमें इसकी त्रिज्या क्या होगी? आर होगी। और हाइट क्या होगी भाई? हाइट भी क्या होगी? आर होगी। बात समझ में आई? क्योंकि यही त्रिज्या इसकी हाइट बनेगी और यही त्रिज्या आर बनेगी यानी कि रेडियस बनेगी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। तो अगर मैं इसके बात करूं आयतन की तो पहला फॉर्मूला क्या होगा? आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? जो गोले का आयतन था उसका आधा हिस्सा कर दो। 4/3 था ना वहां पे, तो 4/3 का आधा करोगे 2/3 हो गया। तो 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? गोले का आयतन क्या था?
4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो वहां पे सी एस से और टी एस से समान था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सी एस से यानी कि कर्व सरफेस एरिया, सी एस से यानी कि कर्व सरफेस एरिया। भाई वहां पे पूरा का पूरा गोला ये था कि नहीं? और इस पूरे का पूरा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो वक्राकार था, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या था हमारा? क्या था भाई? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब उसका आधा कर दिया हमने। हमने क्या कर दिया? इसको आधा कर दिया। इस तरीके से ये आर होगी, तो इस तरीके से हमने आधा कर दिया, तो आधा ऊपर रह गया, आधा नीचे रह गया। यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर तो इधर का रह गया, 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर का रह गया। बात समझ में आई? तो यानी कि आधे इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करें इसके टीएसए की, टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे ये बताओ तुम, यहां पे जो तुम्हें दिखाई दे रहा ना ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा ना, ये वाला, ये तो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो है भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा। समझ गए बात को? ये इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। इस वाले का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। और हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर ये, और ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा तुम्हें, ये वाला, ये भी तो एक क्षेत्रफल ही बनेगा, ये कटोरेगा। तो ऊपर का ये दो क्षेत्रफल नजर आ गए, दो क्षेत्रफल नजर आ गए, एक तो ये वाला येलो वाला और एक ग्रीन वाला। क्लियर होगी बात? तो दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा? वृत्ताकार है पाई आर स्क्वायर। तो कितना बन गया? ए भाई कितना बन गया बताओ जल्दी? ये बन गया तुम्हारा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? 2 पाई आर स्क्वायर तो ये बचा, और 1 पाई आर स्क्वायर ये बचा। तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है ना। तो अर्धगोले का जो टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमेशा समान होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या? समझ में आ गई इतनी बात? नोट कर लिया? हाँ बिल्कुल होगा, ये तो मिट गया। 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। आ गया समझ? चले आगे। अब क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। एक गिलास, एक गिलास 200 ml पानी से लबालब भरा हुआ है। लबालब भरने का मतलब फुल भरा हुआ है ना। एक गिलास 200 मिलीलीटर पानी से लबालब यानी कि हुल, हुल का मतलब पूरा कंप्लीट है ना, पूरा भरा हुआ है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है ऑप्शन पहला वाला, गिलास की धारिता यानी कि कैपेसिटी यानी कि क्षमता है ना 200 ml है। सही है गलत? सही है गलत? गिलास की धारिता यानी कि कैपेसिटी 200 ml है। सही है गलत? दूसरा ऑप्शन है गिलास में 200 मिलीलीटर से अधिक पानी नहीं भरा जा सकता। सही है गलत? सही है। तीसरा ऑप्शन है गिलास का आयतन 200 ml है। सही है। तो इसका मतलब तीनों सही हो गए, तो सभी कथन सही है, सभी कथन सही है। भाई कोई गिलास है अगर 200 ml पानी से लबालब भरा हुआ है तो इसका मतलब फुल भरा हुआ है वो। ठीक है ना। तो इसका मतलब गिलास की कैपेसिटी यही है, 200 ml से फालतू पानी नहीं आ सकता उसमें, गिलास में 200 ml से अधिक पानी नहीं आ सकता। ये भी सही है बात। और ये कैपेसिटी कह रहा कि कैपेसिटी 200 ml है, ये भी बात सही है। गिलास का आयतन इसका मतलब 200 ml है, ये भी बात सही है। तो यानी कि सारे के सारे क्या हो गए? कथन सही हो गए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? कंप्लीट हो गया मामला।
नेक्स्ट है एक ढक्कनदार लोहे के घनाभकार वाली संदूक में n विमा वाले लूडो के अधिकतम 25 पासे भरे जा सकते हैं। संदूक की धारिता क्या होगी? जल्दी बताओ सोच के। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक ढक्कनदार लोहे के घनाकार खाली संदूक में n विमा वाले लूडो के अधिकतम 25 पासे भरे जा सकते हैं। तो संदूक की धारिता क्या होगी? संदूक का आयतन क्या होगा? आपसे ये जानना चाह रहा तुमसे, ठीक है ना। संदूक का आयतन क्या होगा? जल्दी बताओ। सी ऑप्शन 25 n क्यूब। चलो देखते हैं। एक ढक्कनदार लोहे के घनाकार खाली संदूक में n विमा वाले लूडो के अधिकतम 25 पासे हैं। तो भाई जो n विमा वाला लूडो के अधिकतम कितने पासे है? 25। तो यानी कि एक पासे की विमा कितनी है? साइड कितनी है? एक पासे की साइड कितनी है? अच्छा, एक पासे की साइड एनी तो है। ये विमा का मतलब क्या है? साइड ही तो है विमा का। तो कह रहा कि घनाकार एक ढक्कनदार लोहे के घनाकार खाली संदूक में n विमा वाले लूडो के अधिकतम 25 पासे भरे जा सकते हैं। तो n विमा वाले है ना, एक पासे की विमा कितनी है? n है। और पासा कैसा होता है? घनाकार। यानी कि घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन कितना होगा? साइड की पावर 3। सब भूल गए तुम, कुछ नहीं आता तुमसे, है ना। साइड की पावर 3। तो यानी कि एक घन का आयतन कितना हो गया? एक घन का आयतन n की पावर 3 हो गया। क्या अगर उसकी विमा n है तो एक पासे का आयतन कितना होगा? n की पावर 3। एक पासे का आयतन कितना? n की पावर 3। संदूक में रखे कितने जा सकते हैं? 25। तो 25 पासों का आयतन कितना? 25 गुणा n की पावर 3। 25 गुणा n की पावर 3। 25 पासे रखे जा सकते हैं ना संदूक में। 25 से ज्यादा तो नहीं रख सकते ना। एक पासे का आयतन n की पावर 3 है। तो 25 पासों का आयतन 25 n की पावर 3 है। इतने ही रखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? यही आयतन संदूक का बनेगा। बात समझ में आई? 25 n क्यूब। यहां तक कोई डाउट है क्या? 25 n क्यूब घन इकाई, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया? ठीक है ना। कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। घनों की गिनती करने का तरीका बता रहा मैं इसमें। जो जैसे कि क्वेश्चन था कि इस टाइप के क्वेश्चन की घनों की गिनती कैसे की जाती है, ठीक है ना। देखो यहां पे मैंने इस तरीके से कोई घन बना दिए। ठीक है, इस तरीके से कोई ये बना दिया घन, ठीक है ना। इनकी घनों की गिनती करनी जैसे कि, ठीक है ना। तो देखिएगा यहां लिखा हुआ है घनों की गिनती। जब दिए गए चित्र में ब्लॉक या घनों की संख्या के बारे में पूछा जाता है तब हमें निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो वे तथ्य कौन से है? देखिएगा। सबसे पहला तथ्य बता रहा है कि सबसे पहले नीचे से आरंभ करके पहली पंक्ति के घनों को गिनना चाहिए। तो बताओ 1 2 3 4 कितने हैं? पहली पंक्ति में 4 है। कह रहा है कि सबसे पहले नीचे से आरंभ करके पहली पंक्ति के घनों को गिनना चाहिए। तो नीचे से आरंभ करना, पहली पंक्ति से शुरुआत करोगे, ठीक है ना। दूसरे केस में कह रहा है इसके बाद क्रमानुसार, क्रम के अनुसार, है ना, दूसरी तीसरी पंक्ति के घनों को गिनना चाहिए। तो 4 है किसमें? पहले में। इसमें कितने? 1 2 3। इसमें कितने? 3। इसमें कितने? 2। और इसमें कितने? 1। गिन लिया भाई। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करोगे फिर? भाई सबसे पहले पहली पंक्ति से, फिर इसके बाद क्रमानुसार दूसरी से शुरू करना है। इसका मतलब दूसरी में कितने हैं? यहाँ 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गए। यहाँ पे दूसरी में कितने हैं भाई? 3। 3 से शुरू करोगे। अरे दूसरा स्टेप है ये। अब दूसरी से पहले तो हम शुरुआत किससे करेंगे? पहली से। तो पहले से स्टार्ट करो, सारे गिन तो, फिर दूसरी से शुरू करोगे। लिख रहा ना क्रमानुसार दूसरी तीसरी, फिर दूसरी से स्टार्ट करो। 1 2 3 कितने हैं? 3। फिर 2 1। 3 + 2
प्लस 1 कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6 हो गए। यहां तक कोई दिक्कत? अब तीसरी से 1 2 और 1 3, ये कितना हो गया? 2 और 1 2 और 1 3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, फिर पहले से यहां से सबसे ऊपर से तो कितना आ गया? 1। सबको जोड़ दो, अब जोड़ दो। 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20। तो कितने घन आए? 20 घन आए। कोई दिक्कत किसी को? कितने घन है? 20। अब ऐसा नहीं गिनना चाहते तो ऐसे गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसी के नीचे 3 भी तो रखे होंगे ना, इसके नीचे 3 रखे ना। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 हो गए। 10 11 12, दो दो और रखे होंगे इसके नीचे, 4 और हो गए। 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 के नीचे 3 और रखे, कितने हैं? 20। तो इस तरीके से गिनोगे कि इसके नीचे 3 और रखे, वो दिखने के तो है नहीं, है ना, लेकिन तुम गड़बड़ कर जाओगे इस तरीके से। है ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है ना, तुक्का मार रहे। तो ऐसा नहीं करना, पहले इससे शुरू करोगे सारे गिनते चले जाओ, फिर इससे शुरू करोगे दूसरा स्टेप, फिर सारे गिनते चले जाओ, फिर इससे शुरू करो सारे गिनते चले जाओ, फिर इससे शुरू करो सारे गिनते चले जाओ। समझ गए बात को? तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 तो ये हो गया। फिर यहां से 3 2 5 और 1 6, 6 ही हो गया। फिर यहां से 2 और 1 3, 3 ही हो गया। फिर ये 1, खत्म कर दो बात को। आई नहीं बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? अब भी नहीं समझे क्या? ऐसा क्या हो गया आफत? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने? 10। हमने पहली पंक्ति से शुरुआत कर ली थी, अब दूसरी से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 हो गए, खत्म हो गई बात, ठीक है ना। दूसरी से खत्म हो गया, अब तीसरी से करो। 1 2 3, 3 हो गया, तीसरी से भी हो गया खत्म। फिर अब इससे करो चौथी से, प्लस का 1, बस इतना करना, ठीक है ना। 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा? ये रहा जवाब 20, यानी कि वही तो बनाया था मैंने इधर। समझ गए बात को? कोई डाउट तो नहीं? तो कितने भी गंदे गंदे घन दे दो तुम बना सकते हो, है ना, मतलब तुम बता सकते हो। चलो बताओ। पहले यार मान ली उतरने का नहीं है। चलो इसमें बताओ कितने घन है। तो कैसे काउंट करनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तो ये हो गए। फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हो गए। फिर यहां से यहां तक भी हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, ठीक है ना। ये भी हो गया 1 2 3, 3 ही हो गए, ठीक है ना। ये भी हो गया, फिर 1, सबको जोड़ दो, खत्म हो गया। 15 और 10 25 और 6 31 और 3 34 और 1 35, 35 घन है। किसी एक्सपर्ट से भी गिनवाओगे तो 35 ही बताओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से गिनने का तरीका हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो इस तरीके से करना, बस ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल को कह रहे थे ना तुम, ये सवाल देखो कैसे करना। इसमें ये बिल्डिंग से बन रही है ऐसे है। अब ध्यान दो, देखो तुमने कभी केक देखा? केक, केक जैसे कि ये केक ही मान लो थोड़ी देर के लिए। तो ये केक रखा, तो तुमने कितने कट लगा रखे? 1 2, 2 कट लगाए ना। तो यानी कि 3 परत होगी तुम्हारे पास, यानी कि 3 सरफेस हो गए। एक तो नीचे वाली दिख रही है, बना के दिखा दो। एक तो ये वाली परत होगी इस तरीके से, मतलब सरफेस हो गया नीचे वाला, दिख गया ये वाला। यानी कि इस तरीके से तुमने इस तरीके से काट दिया, ठीक। फिर दूसरा तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये वाला सरफेस, ये दूसरा सरफेस हो गया। तीसरा दिखाई दे रहा होगा तुम्हें ये वाला, ये तीसरा सरफेस हो गया क्या? ठीक है। अगर तुम्हें ऊपर से हटाना है ये ऊपर तो ऐसे ऐसे लगाओगे तलवार और इसको अलग रख दोगे, ठीक है ना। फिर ऐसे, फिर इसको अलग रख लोगे, फिर ये नीचे का एक बच गया। तो कितने सरफेस है? 3 सरफेस है,
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो मुझे बताओ 1 2 3 4 5, 5 तो इधर हो गए, 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, तो 5 इधर है, 4 इधर है, 5 चौक 20, यानी कि 5 तो ये हो गए और 4 ही हो गए इधर, 5 चौक 20, कोई दिक्कत तो नहीं, 5 चौक 20। अब ये बताओ सरफेस, एक सरफेस पे 20 है क्या? एक सरफेस पे 20 है क्या? सरफेस कितने? 1 2 3, 3 सरफेस है, तो 3 सरफेस पे कितना? 60। आंसर। या तुम अगर ऐसा नहीं देखना चाहते, तुम एक काम करो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई काउंट कर लो, बात खत्म। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई काउंट कर लो, जब भी इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5, 5 तो लंबाई होगी इसकी, चौड़ाई कितनी? 1 2 3 4, 4 चौड़ाई होगी इसकी। क्लियर होगी बात? 1 2 3, 3 ऊंचाई होगी क्या? कर दो मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 30 60। आगे समझ? कोई दिक्कत तो नहीं? इस तरीके से कर दो, आंसर आगे तुम्हारा कौन सा? सेकंड ऑप्शन। तो 20 30 60, यानी कि 5 गुना 4 गुना 5 गुना 4 गुना 3। केक वाला समझ में नहीं आया था? हाँ और क्या था? सही बात है, अगर नहीं समझ में आया तो केक मंगा के देख लो, काट लो उसको, है कि नहीं? फिर देख लो। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में कितने त्रिभुज है? आर्टेट जुलाई 2011 में आया। देखो, अच्छा 4 त्रिभुज है, देखियो मैं गिन रहा। एक त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया, एक ये रहा, 2, और एक ये पूरा दिख रहा तुम्हें, कितने हो गए? यही 3 हो गए क्या? इसको तो भूल ही गए तुम, ये 3 हो गया क्या? एक ही हो गया, 4 4, और एक ये पूरा दिख रहा होगा तुम्हें, एक ये पूरा दिख रहा होगा, 5। इससे ज्यादा तो नहीं है, इससे ज्यादा तो नहीं है, 5। ठीक है ना? टोटल त्रिभुज हो गए 5, आंसर हो गया इसका 5। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना? तो तुम अलग अलग तो गिन लिया तुमने, 1 2 3 और एक ये पूरा 4। कंबाइन तो देखो अब, इन दो को मिला के भी बन रहा क्या? कंबाइन कौन सा? 1 2 और एक ये 3, 3 और एक ये पूरा 4, और एक ये पूरा छोटे वाला ये इधर वाला 5। आई नहीं बात समझ में? समझे नहीं क्या? लो मैं तो पेन चला चला के बता दूंगा। 1 1 2 2 होगी क्या? 3 3 4 और एक ये पूरा 5। आया समझ में अब? ठीक है ना? 5 हो गया, आया नहीं? ठीक है ना? तो 5 त्रिभुज हो गए इसके, ठीक है ना? वैसे तरीका है ट्रायंगल को काउंट करने का भी, लेकिन इसमें तुम्हें नॉर्मल से क्वेश्चन बनाएगा तो मैं तो ये कहूंगा कि तुम काउंट कर लियो, ज्यादा बढ़िया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो ये भाई खत्म हो गया तुम्हारा। अब शुरू करें नया टॉपिक, पासा स्टार्ट कर दूं, ठीक है ना? तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा पासा। कोई दिक्कत? लगाओ अपनी कॉपी पे हेडिंग, पासा लगाओ। पासा, पासा का क्या बोलते हैं हम? डाइस, यानी कि डाइस। ठीक है, अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो, पासा यानी कि डाइस। पासा यानी कि डाइस, ठीक है ना? तो पासा से कभी कभी सवाल आ जाता है सी टेट के एग्जाम में, ठीक है ना? तो इसलिए मैं इसको भी करा दूं तुम्हें, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें हमें उतना ही पढ़ना है जितना तुम्हारा काम चल जाए। सी टेट के एग्जाम में अगर सवाल आया तो तुम कर दो उसको, इतना लेवल तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल से नहीं बताने का, ठीक है ना? अब ध्यान दो उसमें करना क्या है। सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि पासे की आकृति कैसी होती है। तो पासे की आकृति घन की तरह होती है, क्योंकि पासा भी एक त्रिविमीय होता है, क्योंकि पासा में भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और मोटाई होती है, यानी कि हाइट होती है। बात समझ में आ रही? तो पासा की जो आकृति होगी वो त्रिविमीय होती है, 3D की आकृति होती है। क्लियर होगी बात? पासा एक घन की तरह होता है, बात समझ में आई? और जब हम पासे का
किसी समतल चीज पे चित्र बनाते हैं तो केवल हमें 3 सतह दिखाई देती है, क्योंकि पासे में 6 सतह होती है जिसपे 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं। पासे लूडो खेली होगी ना तुमने, तो 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं। और जब हम उसका चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो हमें टोटल 6 सतह नहीं दिखाई देती, केवल दिखाई देती है तो 3 सतह दिखाई देती है। अगर हमें टोटल 6 सतह देखनी है तो मिनिमम हमें 2 चित्रों की आवश्यकता होगी, 2 डायग्राम हमें बनाने पड़ेंगे, यानी कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां बनानी पड़ेगी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो लिखिएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट। हाँ जी, आज से अब तो लिखना स्टार्ट कर दो, बहुत दिन हो लिए है ना। तो पासा पासा एक त्रिविमीय त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति होती है, ठीक है, जिसमें जिसमें 3 विमाएं होती है। कौन कौन सी है भाई विमाएं? लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है कि नहीं, और साथ में मोटाई यानी कि ऊंचाई भी होती है, अर्थात ऊंचाई होती है। कोई दिक्कत? तो पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 3 विमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई मोटाई अर्थात ऊंचाई होती है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वो अलग बात है कि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की तीनों समान होती है, तीनों की तीनों समान होती है। क्यों? क्योंकि पासा एक घन की आकृति का होता है, ठीक है ना। पासा एक घन की आकृति का होता है। देखो, पासा एक घन की पासा एक घन की आकृति का होता है जिसमें कुल 6 सरफेस यानी कि सतह होती है, जिसमें कुल 6 सतह होती है, लेकिन हमें केवल 3 सतहें दिखाई देती है। ठीक है ना। यानी कि जब हम किसी प्लेन सरफेस पर बनाते हैं पासे को, तब हमें 3 सतह दिखाई देती है। कभी तुम आज घर जाओ लूडो देखो, अगर देखा कहां से दिख रही है, हमें तो 6 की 6 दिख रही। तुम ऐसे भी अगर लूडो को गिट्टा इस तरीके से करोगे तो एक साथ तुम्हें 6 तो नहीं दिखने की ना, दिखेगा तो तुम्हें 3 ही ना, ठीक है ना। तो पासा एक घन की आकृति का होता है जिसमें कुल 6 सतह होती है, लेकिन हमें केवल 3 सतह दिखाई देती है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट? मुझे एक बात बताओ, इसको थोड़ी देर के लिए तुम मान के चलो कि ये पासा है, डस्टर है, इसको तुम पासा मान के चलो। हालांकि ये घनाभकार है, तुम मान लो कि ये घन घन की आकृति का है, पासा मान लो इसे थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं, मानने में तो कोई बुराई नहीं है ना, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, ये पासा है फिलहाल, है ना। कितने सरफेस हुए? 6 6 सरफेस हो गए ना इसमें, 6 सतह, एक तो ऊपर एक नीचे, कितने सरफेस हो गए? 2, और एक इधर वाला और एक इधर वाला, कितने? 4, और एक कौन सा? एक ये वाला और एक इसके अपोजिट ये, कितने हो गए? 6 सतह हो गए। अब अगर मैं बात करूं टॉप सरफेस की, जो ऊपर वाला सतह है, ऊपरी वाली सतह दिख रही क्या? तो ये कितने सतह से जुड़ा हुआ है? कितनी सतह से जुड़ा हुआ है? 4। भाई निचले वाले को छोड़ दो, बाकी एक तो इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इसके पिछली तरफ। यानी कि मैं कह सकता हूं कि किसी भी पासे की प्रत्येक सतह 4 सतह से जुड़ी होती है, और जिस सतह से जुड़ी नहीं होती वो उसकी विपरीत सतह होती है। बात समझ में आई? वो उसकी विपरीत सतह होती है। लिखो उसमें, कहां थे भाई तुम अब तक? अच्छा, जाम था।
तो लिखो पासे की प्रत्येक सतह, पासे की प्रत्येक सतह चार सतह से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, पासे की प्रत्येक सतह चार सतह से जुड़ी होती है, लेकिन जो सतह जुड़ी नहीं होती, लेकिन जो सतह जुड़ी नहीं होती, जुड़ी नहीं होती, वही उस सतह की विपरीत सतह होती है। जुड़ी नहीं होती वही उस सतह की विपरीत सतह होती है। क्लियर है भाई? वही उस सतह की विपरीत सतह होती है। कोई डाउट? कोई डाउट? लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पासा दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भाई? दो। पासा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है तुम्हारा मानक पासा, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज। दूसरा क्या है तुम्हारा? साधारण पासा, साधारण पासा यानी कि नॉर्मल डाइस। बात समझ में आई? तो पासा दो प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। यहां तक किसी बात में कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लो एक बार। इन 4-5 पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो पेज पूछ लो एक बार, ठीक है ना? तो पासा हमने स्टार्ट कर दिया। पहला पॉइंट क्या था? पासा एक त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति होती है, जिसमें तीन विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अर्थात ऊंचाई। वो अलग बात है कि यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होंगे? समान होंगे। भाई लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी क्या होगी? सब कुछ बराबर होगा। हमने इसको ए मान लिया, तो ये सब कुछ क्या है? ए है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो पासा एक घन की आकृति का होता है जिसमें कुछ कुछ 6 सतह नहीं, कुल 6 सतह। यहाँ पे गड़बड़ लिख रही तो यहाँ पे कर लोगे तुम, ठीक। तो कितनी सतह होती है? कुल कुल 6 सतह होती है, लेकिन हमें केवल 3 सतह दिखाई देती है। जब भी तुम किसी पासे को देखते हो एक तरफ से, एक डायरेक्शन से, तो हमें एक साथ 6 सतह कभी नहीं दिखेगी, हमेशा हमें 3 ही सतह दिखाई देगी। बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 6 में से कोई भी 3 सतह दिख सकती है। क्लियर होगी बात? वो डिपेंड करेगा तुम्हारे देखने के तरीके पे कि तुम किस एंगल से इसको देख रहे हो, ठीक है ना? चलिएगा। तो पासे की प्रत्येक सतह 4 सतह से जुड़ी होती है। भाई 6 सतह होती है, 6 में से अगर मैं एक सतह को ले लूं तो प्रत्येक सतह यानी कि 4 सतह से जुड़ी होती है, लेकिन जो सतह जुड़ी नहीं होती वही उस सतह की क्या होगी? अपोजिट सरफेस होगी, विपरीत सतह होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? क्योंकि जो जुड़ी हुई है वे तो उसकी संलग्न साइड होगी ना, संलग्न सतह होगी ना, यानी कि एडजेसेंट सरफेस कहलाए। ठीक है ना? पासे दो प्रकार का होता है, एक तो मानक पासा और एक साधारण पासा। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलो तो फिर बना लो एक पासा भी, बनाओ पासा। जैसे मैं यहां पे कोई पासा इस तरीके से बना दिया, बना लोगे पासा? तो ऐसा करना, बस ऐसे। कितना आसान है पासा बनाना। ये बना दिया पासा मैंने, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से पासा बना लो, ठीक। तो पासे पे मैं नंबर अंक अंकित कर दूं। ये मैंने लिख दिया 1, ये लिख दिया मैंने 2, ये लिख दिया मैंने 3। तो अगर पासे में कुल 6 सतह होती है तो हमें दिख कितनी रही है भाई?
तीन सतह दिख रही है और जिसपे हमने नंबर भी लिख दिए 1 2 3। अब तुम्हारे एग्जाम में जरूरी नहीं कि नंबर ही आए, हो सकता है नंबर भी आ सकते हैं, लेटर भी आ सकते हैं और सिंबल भी आ सकते हैं। बात समझ में आई? लेटर का भी प्रयोग कर सकता है, सिंबल का भी कर सकता है और उसका भी। ठीक है भाई। अगर मैं यहां पे देखता हूं, यहां पे दिख रहा तुम्हें टॉप सरफेस, टॉप सरफेस दिख रहा क्या? टॉप सरफेस, टॉप सरफेस का मतलब ऊपरी सतह, क्या होगा? ऊपरी सतह। ये टॉप सरफेस हो गया यानी कि ऊपरी सतह, ऊपरी सतह। क्या लिखा हुआ है ऊपरी सतह पे भाई? क्या लिखा हुआ है ऊपरी सतह पे? दो लिखा हुआ है, तो ये दो लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं दो का अपोजिट क्या होगा, दो का अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट क्या होगी, तो तुम क्या कहोगे? बॉटम सरफेस होगा। क्या होगा? बॉटम सरफेस। तो दो के अपोजिट निचली सतह होगी क्योंकि ये जुड़ नहीं रही होगी, तो इसको क्या बोलोगे? बॉटम सरफेस। क्या बोलोगे? बॉटम, बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बॉटम सरफेस कोई दिक्कत तो नहीं? तो बॉटम सरफेस को हम बोलते हैं निचली सतह। क्या बोलते हैं? निचली सतह। कोई दिक्कत यहां तक? तो दो पे दो के अपोजिट क्या हो सकता है? अभी हमें कुछ नहीं पता क्या हो सकता है, हमें दिख नहीं रही कोई भी, है ना? तो कुछ भी हो सकता है दो के अपोजिट। ठीक है भाई। अब ध्यान दो यहां पे, अगर मैं बात करूं फ्रंट सरफेस की, फ्रंट सरफेस की, तो फ्रंट सरफेस यानी कि सामने वाली सतह क्या होगी? सामने वाली सतह। सामने वाली सतह पे क्या लिखा हुआ है? बोलो। ये एक लिखा हुआ है ना, ये एक लिखा हुआ है, तो मुझे एक के अपोजिट बताना है। एक के अपोजिट क्या होगा? क्या बताना है? एक के अपोजिट बताना है भाई, क्या होगा? ठीक है ना? एक के अपोजिट क्या होगा? तो जो एक तुम्हें दिखाई दे रहा है ये फ्रंट सरफेस पे है इसका मतलब। ठीक है। तो इसकी पिछली सतह यानी कि बैक सरफेस बोल सकता हूं मैं इसको। क्या बोल सकता हूं? बैक सरफेस। तो यहां लिख लो बैक सरफेस, बैक सरफेस यानी कि इसको बोल सकता हूं मैं पिछली सतह। क्या बोल सकता हूं? पिछली सतह। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होगी भाई, पिछली सतह। फ्रंट सरफेस पे एक लिखा हुआ है, एक के पिछली सतह उधर, हमें पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है उधर, है ना? पिछली सतह क्योंकि दिखाई नहीं दे रही। ठीक है ना? उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, राइट सरफेस, ये राइट राइट तरफ है ना, राइट सरफेस। इसको क्या बोल सकता हूं मैं? राइट सरफेस, राइट सरफेस। तो राइट सरफेस यानी कि दाई सतह, दाई सतह। तो दाई सतह पे क्या लिखा हुआ है बताओ जरा? दाई सतह पे लिखा हुआ है तुम्हारा 3। तो इसका मतलब बताना किसके अपोजिट है? 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के अपोजिट यानी कि कौन सी सतह कहलाएगी? ये कहलाएगी लेफ्ट सरफेस। क्या कहलाएगी? लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट सरफेस यानी कि बाई सतह। क्या बोलोगे इसको? बाई सतह, बाई सतह। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्या बोलोगे? बाई सतह। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो। तो यहाँ पे हमारा एक पासा है जिसमें 6 सतह थी, लेकिन हमें दिख कितनी रही है? 3 सतह दिख रही है। तो एक के जो अपोजिट होगा वो पिछली वाली सतह होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है ना? 3 के अपोजिट क्या होगा? लेफ्ट वाली जो हमें दिखाई नहीं दे रही। 2 के अपोजिट क्या होगा? बॉटम सरफेस जो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इस तरीके से हमें देखना होता है। क्लियर होगी बात? ठीक है। मानक और साधारण पासा की तो हम बाद में चर्चा करेंगे कि मानक पासा कब होता है, साधारण पासा कब होता है। यहां तक बताओ कोई डाउट तो नहीं है? सबके समझ में आ रही इतनी बात? चले आगे, नोट करो फटाफट। हो गया? साथ के साथ क्यों नहीं नोट करते तुम? अच्छा, ऐसा है।
क्या कह रही? पहले क्या कह रही थी? चलो ध्यान दो, अब आगे बढ़ो भाई, इससे आगे बढ़ो, ठीक है ना? तो भाई तुम्हारे एग्जाम में ना हो सकता है वो दो ही, एक ही पासे की दो स्थितियां दे, इनके दो पासे दर्शाए। हो सकता है दो से ज्यादा दर्शाए, या हो सकता है वो एक ही पासा दर्शाए, या हो सकता है वो खुला हुआ पासा दर्शाए, ठीक है ना? तो यानी कि चार टाइप के सवाल बनते हैं यहाँ से। कितने टाइप के? चार सवाल के, चार टाइप के। तो अगर मैं टाइप की बात करूं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना? तो ये कितने टाइप के सवाल होंगे? चार टाइप के। चार टाइप के कौन से भाई? देखो, चार टाइप के, जैसे कि एक पासे की, एक पासे की केवल एक स्थिति के, एक पासे की केवल, केवल एक स्थिति दर्शाई जाए। एक पासे की केवल एक स्थिति दर्शाई जाए। हो सकता है वो केवल एक पासा दे और उसकी एक ही स्थिति दे, ठीक है ना? इस तरीके से कि एक पासा दे और वो क्या दे? एक ही स्थिति दे, इस तरीके से, ठीक। और उसमें नंबर लिख लो कोई भी, दो तीन चार। तो इस तरीके से एक पासे की केवल एक स्थिति देगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना? हो सकता है वो क्या दे? एक पासे की दो स्थिति दर्शा दे, एक पासे की दो स्थितियां, दो स्थितियां दर्शाई जाए, दो स्थितियां दर्शाई जाए, ठीक है भाई? दो स्थितियां भी दर्शा सकता है, जैसे पासा एक ही होगा लेकिन उसकी स्थिति अलग अलग होगी। छ, एक पांच, ठीक, दो पांच सात, दो पांच छ, ऐसे दो स्थितियां दर्शा दी, ठीक है ना? तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस बनेगा ये वाला। हो सकता है एक पासे की दो या दो से अधिक स्थितियां दर्शाई जाए, ठीक है ना? एक पासे की एक पासे की दो से अधिक, दो से अधिक तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, दो से अधिक स्थितियां दर्शाई जाए, दर्शाई जाए, ठीक है भाई? हो सकता है कि एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दर्शाई जाए। क्लियर होगी बात? जैसे एक स्थिति, दो स्थिति, तीन स्थिति, चार स्थिति भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। हमने दो से ज्यादा तीन ले ली, ठीक है ना? तो यहां पे कोई नंबर रख दो, जैसे तीन, पांच, दो, छ, एक, चार, ठीक है? और तीन, चार, पांच, इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है? नेक्स्ट मैं बोल सकता हूं कि हो सकता है एक पासे की खुली हुई, एक पासे को खोलकर दर्शाया जाए। क्या हो सकता है? एक पासे को खोलकर दर्शाया जाए। किस तरीके से? खोलकर
दर्शाया जाए। और इसको क्या बोलते हैं हम? ओपन डाइस। क्या बोलते हैं भैया? ओपन डाइस बोलते हैं इसी को हम। ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। ठीक। अब ओपन डाइस के लिए मैं यहां इधर बना दूं, यहां तो बन नहीं पाएगा। ओपन डाइस देखो किस तरीके से होगी, यहां बना रहा हूं मैं ओपन डाइस। ओपन डाइस की आकृति कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ये ओपन डाइस है हमारी, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना, इस तरीके से। इस तरीके से ये क्या है? हमारी ओपन डाइस है, खुली हुई आकृति है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकती है आकृति ओपन डाइस की, 1 2 3। ठीक है, ऐसा हो सकती है ओपन डाइस, ठीक है ना। ओपन डाइस और भी आकृति है कितनी सारी, 1 2 3 4। ये सब क्या है? ओपन डाइस है, ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान दो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट का निशान लगा दिया, तो यहाँ पे भी राइट का निशान लगा हुआ है। ठीक। मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया, तो यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है? क्रॉस का निशान लगा हुआ है। मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया किसका? प्लस का, तो यहाँ पे भी तुम्हें प्लस का दिख गया होगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया यहाँ पे किसका? राइट का, तो यहाँ पे भी राइट का दिख रहा होगा। यहाँ पे साइन लगा दिया मैंने क्रॉस का, तो यहाँ पे भी तुम्हें क्रॉस का दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैंने साइन लगा दिया किसका? प्लस का, तो यहाँ पे भी तुम्हें प्लस का दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा गया? ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे राइट का निशान लगाता हूँ, राइट राइट और क्रॉस क्रॉस और प्लस 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 प्लस, इस बात का मतलब क्या है कि मैं ये अलग अलग साइन क्यों लगा रहा हूं? इस बात का मतलब है कि यहाँ पे अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? अपोजिट सरफेस होते हैं। तो अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट सरफेस होंगे। यानी कि यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये जो क्रॉस है, वो सॉरी राइट है, राइट राइट के अपोजिट है, यानी कि बीच में एक को छोड़ दिया ना। अल्टरनेट का मतलब है बीच में एक को छोड़ के चलना है, ठीक है ना। तो ये वाला जो सरफेस होगा ये इसके अपोजिट है एक को छोड़कर, ये वाला सरफेस इसके अपोजिट है एक को छोड़कर, ठीक है ना। ये वाला सरफेस जो बच गए ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, प्लस प्लस वाले, ठीक है ना। यहाँ पे भी अल्टरनेट सरफेस है, ये वाला इसके अपोजिट, ये वाला इसके अपोजिट, बीच वाले आपस में अपोजिट, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये वाला एक दूसरे के अपोजिट है। तो बहुत सारी आकृतियां हो सकती है, खुली हुई आकृति। तो हमें ये चेक करना है कि अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगे। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले कुछ नहीं कहा जा सकता, ज्यादातर वैसे ही ये पूछता है तुम्हारे सीटेट के एग्जाम में। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। लेकिन हम धीरे धीरे हम सारी चीजों को पढ़ लेंगे, एक दो क्लास पे इसको निपटा देंगे हम, ठीक है ना। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सवाल भी खत्म हो जाएंगे यहीं पे, ठीक है। तो शुरुआत जो करेंगे ना, हम शुरुआत करेंगे हम कौन से पॉइंट से? भला इस पॉइंट से करेंगे हम शुरुआत, नहीं इससे शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम सारी चीज समझ जाओगे। क्योंकि जब एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई जाती है तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं, ठीक है ना। 3 केस बनने का मतलब है कि हो सकता है दो पासों में केवल एक कॉमन हो, डिजिट, लेटर या सिंबल, है कि नहीं। मान लो डिजिट दे रखी है, एक ही डिजिट कॉमन हो सकता है 2 डिजिट कॉमन हो सकता है कोई भी डिजिट कॉमन ना हो। तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। तो यहाँ पे 1 कॉमन या फिर 2 कॉमन या फिर नो कॉमन, कि कोई भी चीज
कॉमन ना हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत दूसरे पॉइंट से करेंगे, यहां से कोई दिक्कत तो नहीं। वन कॉमन का मतलब कोई भी डिजिट कॉमन, एक कॉमन डिजिट या एक कॉमन लेटर या एक कॉमन सिंबल, वो डिपेंड करेगा सवाल में सिंबल है, लेटर है या फिर डिजिट है, ठीक है ना। तो एक कॉमन हो सकता है या फिर दो कॉमन हो सकता है, दो डिजिट कॉमन हो सकती है या फिर कोई भी डिजिट कॉमन नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो पहले हम दूसरे को पढ़ेंगे, यहां से हम पूरी डिटेल समझ लेंगे, ये मान लो यही है तुम्हारा कंसेप्ट, उसके बाद तो ये अपना आप ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हमें पढ़नी है, तो कल से हम शुरुआत कर देंगे यहां से। कोई दिक्कत? पासा समझ में आया जितना मैंने अब तक पढ़ाया तुम्हें? कोई डाउट तो नहीं? चलो फिर कल मिलते हैं फिर, हैं? ठीक है भाई, ओके।